पिछली कड़ी में आपने देखा कैसे शियाओ यान, जो कभी शियाओ कबीले का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली माना जाता था, सिर्फ 11 साल की उम्र में डूजे बनने वाला नायक कहलाया। लेकिन अचानक उसकी डूची साधना रुक गई। 3 सालों में महानता से गिरकर वह तीसरे स्तर पर जा पहुंचा। कबीले ने उसे बोझ मान लिया। वहीं मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग आए और नालान यानरन ने उसी के सामने सगाई तोड़ने की बात रख दी। अपमान के इस तूफान के बीच शियाओ यान ने सबको चुनौती दी कि 3 साल बाद मिस्टी क्लाउड सेक्ट में वह खुद नालान यानरन से मुकाबला करेगा। पर रात होते ही उसकी अंगूठी से एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई, जिसने सच उजागर किया। पिछले 3 साल से शियाओ यान की डूची उसी काली अंगूठी ने चूस ली थी और अब शियाओ यान की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। शियाओ यान की आंखों में आग थी, पर उसकी आवाज ठंडी और नियंत्रित रही। बूढ़े आदमी, तुमने मेरे साथ जो किया उसका अपमान मैं भूल नहीं पाऊंगा। काली परछाई, जो अब याओ लाओ के रूप में अपना चेहरा दिखा रही थी, ने नरम पर पक्के स्वर में कहा, छोटे, मुझसे क्रोध ठीक नहीं बैठता। मैंने तुम्हारा डूजी पिछले 3 साल में इसीलिए सोखा क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं था। शियाओ यान वापस गरज उठा, विकल्प नहीं था? तुम्हारे कारण मुझे अपमान का पात्र बनाया गया, मेरी कड़ी मेहनत को कुचला गया। तुमने किसी भी इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया। याओ लाओ ने थोड़ी खींच के साथ कहा, तुम्हें एहसानमंद होने की जरूरत नहीं, पर सुनो, तुमने इन वर्षों में जो धैर्य खोया वही तुम्हें आज अलग बनाता है। तुमने ठोकरें खाई पर हार नहीं मानी, यही विशेषता मुझे पसंद आई। शियाओ यान के होंठ कांप पड़े, पर भीतर का उत्साह भी जगा। तुम्हारी वजह से ही मेरी डूची गायब हुई, पर अब मैं जान गया हूं कि मेरी असफलता का असली कारण क्या था। क्या तुम सिखाने वाले हो या केवल चोर? याओ लाओ ने हल्की मुस्कान दी, एक संदिग्ध अनुभव समेटी मुस्कान। मैं चोर भी हूं और शिक्षक भी, पर शर्तें हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता हूं, पर केवल तभी जब तुम मेरी शर्तें मानो। मैं तुमसे बल, आत्म अनुशासन और एक लक्ष्य मांगता हूं, न कि केवल बदला। शियाओ यान ने चुपचाप सांस ली, उसकी आंखें ठंडी पर दृढ़ थीं। बताओ शर्तें, याओ लाओ ने धीरे से कहा। पहला, तुम मुझे खुद का गुरु मानकर नाम से बुलाओगे। दूसरा, तुम मेरे दिए हर निर्देश को बिना झिझक के मानोगे। तीसरा, हमारी साझेदारी सार्वजनिक नहीं होगी, इसे केवल तुम और मैं जानेंगे। आखिर, हर रात तुम अपनी डूची का अभ्यास मेरे बताए तरीके से करोगे। यह सुनकर शियाओ यान के भीतर कुछ टूटता और जुड़ता हुआ सा लगा। 3 साल की अपमानित घड़ी अब अपनी दिशा बदल सकती थी। उसने अपनी हथेली जमीन पर थपथपाई और आवाज में ठान लेती गर्माहट आई। ठीक है, मैं मानता हूं, पर याद रहे, अगर तुमने धोखा दिया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। याओ लाओ मुस्कुराया, तुम्हारी यह आग मुझे अच्छी लगी। अब सुनो, पहला सबक, डूची को भीतर संचित करने के लिए तुम्हें श्वास चक्र की सटीक ताल सीखनी होगी। यह केवल शक्ति नहीं बल्कि एक कला है। इसे समझो, महसूस करो, फिर नियंत्रित करो। दिन डूबे और रात के पहले सितारों की ओट में शियाओ यान ने याओ लाओ के निर्देशानुसार अभ्यास शुरू किया। श्वास धीमी हुई, हृदय ताल स्थिर हुआ और उसकी भावना, जो कभी टूटने को थी, वापस बंधने लगी। पहली रात में ही उसे अजीब सी स्फूर्ति मिली। छोटी छोटी लौ की तरह डूची की कणिकाएं उसकी त्वचा के अंदर घुलने लगी, पर अभी तक पूर्ण रूप से संचित नहीं हुई। याओ लाओ ने फुसफुसाया, पहला कदम पूरा हुआ, पर यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अहंकार छोड़ना होगा और हर क्षण अपनी कमजोरी का सामना करना होगा। और इसी रात, जब सब कुछ शांत था, शियाओ यान ने भीतर से एक प्रतिबद्धता की आवाज सुनी। 3 साल नहीं, मैं जल्दी लौटूंगा, मैं अपनी इज्जत वापस लाऊंगा। दोस्तों, यह नॉवल यही धीमी धीमी आग पकड़ती है। एक लड़का, एक रहस्यमयी गुरु और वह कठिन साधना जो उसे अमर करने वाली नियति की ओर ले जाएगी। शियाओ यान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी प्रतिभा से यह तो सिर्फ वक्त की बात है, मैं जरूर और ताकतवर बनूंगा। पर याओ लाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम सचमुच प्रतिभाशाली हो, लेकिन अभी तुम केवल डाओ जी के तीसरे स्तर पर हो। 3 साल बाद की चुनौती जीतना सिर्फ मेहनत से मुमकिन नहीं। उस लड़की के पीछे मिस्टी क्लाउड सेक्ट खड़ा है और उसकी प्रतिभा तुम्हारे बराबर है। शियाओ यान की आंखों में गुस्सा चमका। अगर तुमने पिछले 3 सालों में मेरी डूची नहीं सोखी होती तो आज मैं डूजे बन चुका होता। फिर नालान यानरन जैसी कोई भी लड़की मुझे अपमानित करने की हिम्मत न करती। याओ लाओ ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा मत करो छोटे, डौजे तो बस इस महाद्वीप का पहला पड़ाव है। उससे ऊपर है दूशी, दादूशी और कई स्तर जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। डौजे के पास डूची की सिर्फ थोड़ी सी शक्ति होती है, इसे पाना मुश्किल नहीं। शियाओ यान का दिल जोर से धड़का। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई तरीका मालूम है? याओ लाओ ने आंखें सिकोड़ कर कहा, शायद। शियाओ यान ने चुनौती भरे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे 1 साल के भीतर डूजे बना सकते हो तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी डोची सोखी थी। कैसा रहेगा ये समझौता? नाटकीय मौन में याओ लाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
तुम अच्छे सौदे करने की कला जानते हो। अगर तुम मुझे चढ़ावा देना जारी रखना चाहते हो तो मुझे भी कुछ बदले में मिलना चाहिए, है ना? शियाओ यान ने कड़क स्वर में कहा। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें हर जगह बोझ क्यों बनाकर रखूं? याओ लाओ ने माथा ठनका। तुम किसी 15 साल के लड़के जैसी तस्वीर नहीं हो रहे। ठीक है। फिर उसने हल्का सा कहा, खैर, मैं तुम्हारा एहसान महसूस कर रहा हूँ। मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। तुम्हारी डूची को पुनर्प्राप्त कर देना और तुम्हारी खेती को उच्च स्तर तक पहुंचाना मेरे लिए आसान काम है। मैं तुम्हें रसायन कला भी सिखा सकता हूँ, पर मैं यह जानना चाहूंगा तुम किस दर्जे के अल्केमिस्ट हो। मुझे याद नहीं रह गया। शियाओ यान ने संक्षेप में उत्तर दिया। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि जो दवा अल्केमिस्ट तुमने सभागृह में सुनी, पिल्किंग गुहे, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। याओ लाओ ने एक तंज भरी मुस्कान दी। छठा रैंक्ड पिल्किंग कुछ भी नहीं है ना? फिर ठंडे फिर भी निर्णायक स्वर में बोला, ठीक है, तुम मेरी अंगूठी में कुछ समय और रह सकते हो, पर यह साबित करने के लिए कि तुमने जो कहा, तुम्हें मुझे 1 साल में डाउजे बनाकर दिखाना होगा। ठीक है? शियाओ यान ने दृढ़ता से उत्तर दिया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। याओ लाओ ने कहा। बहुत अच्छा, अब तुम मुझे अपना गुरु कह सकते हो। शियाओ यान चौंका। क्या? तुम मेरे गुरु? और मन ही मन सोचा, बुढ़ा ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन कोई मकसद है, पर मेरी काबिलियत काफी घट गई है। अभी मेरे पास कबीले के साधन भी नहीं। अगर वह वाकई अल्केमिस्ट है तो ठीक है। फिर थिरकते हुए किंतु गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, मैं शियाओ यान आज से तुम्हारा शिष्य बनता हूँ। मुझे अपनी असली कला दिखाओ और जल्दी से मेरी ताकत डूजे के स्तर तक वापस लाओ। याओ लाओ ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। सुबह की हल्की धूप अंदर फैल रही थी और शियाओ यान के चेहरे पर पहली बार लंबे समय से आराम की छाया दिख रही थी। उसने धीमे पर ठोस स्वर में पूछा, गुरुजी, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? याओ लाओ ने आंखें चमकाकर उत्तर दिया, मुझे याओ लाओ कहो। फिलहाल मैं अपना पूरा इतिहास तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस इतना जान लो, कुछ जड़ी बूटियां तैयार करो, मैं तुम्हारे लिए औषधि बना दूंगा। शियाओ यान के चेहरे पर आशा का उजाला फैल गया। यह मेरी खेती तेज कर देगी? क्या मैं जल्दी ही डाउजे बन जाऊंगा? याओ लाओ ने गंभीरता से कहा, हाँ, ये तुम्हारी गति तेज कर देगा ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके डाउजे की स्थिति फिर हासिल कर सको। पर एक बात याद रखना, मेरी मौजूदगी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदार भी नहीं। शियाओ यान ने बुदबुदाया। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। थोड़ी देर के बाद शियाओ यान घर से बाहर आया और आंखों में चमक लिए बोला, पिताजी, अब मैं फिर से साधना कर सकता हूँ। शियाओ जान ने गर्व और राहत के मिश्रित स्वर में बेटे को देखा। यान, आओ यहाँ। शून्यर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शियाओ शून्यर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हें मेरी दुलार चाहिए ही नहीं, पर किसी का साथ होना अच्छा लगता है ना? यान ने शर्म से सिर झुकाया और फिर धीमे से कहा, कठिनाइयां ही इंसान को बड़ा बनाती है। हाँ, वह एक दिन पछताएगी। शून्यर की आंखों में नरमता थी, पर विचार में कुछ दूरी भी। कृपया मुझे पिछले 3 सालों के लिए दोष मत देना। मैं उस वक्त बिल्कुल बिखरा हुआ था, पर तुम्हारे साथ होना मेरे लिए संतोष की बात है। यान ने धीरे से कहा, मैंने अब पता लगा लिया कि मेरी साधना क्यों रुकी थी। शून्यर ने चमकती आंखों से कहा, सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है यान, तुम्हारी प्रतिभा है, तुम जल्दी ही अपने पुराने रूप में लौट आओगे। यान मुस्कुराया, बिल्कुल, चलो कल हम वुतान सिटी में टहलने चलते हैं, अगर खाली हो तो। शून्यर ने उत्साह से कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह वुतान सिटी की चहल पहल बाहर की तरह थी। बाजार की हलचल, लोगों की आवाजें और छोटी छोटी दुकानों की रौनक, सब कुछ ऊर्जा से भरा था। वाह, यहाँ कितना भीड़ भाड़ है, शून्यर ने कहा। बिल्कुल, यान ने उत्तर दिया। स्याओ मार्केट वुतान सिटी का सबसे बड़ा सामान हब है। व्यापारी और मर्सनरीज दोनों इन्हीं की तरफ आते हैं। अगर तुम कुछ लेने चाहती हो तो यही सबसे अच्छा स्थान है। शून्यर ने आंखों में उत्साह लिए कहा, मैं कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लेना चाहती हूँ जो मेरी साधना में मदद कर सके। यान ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मिलकर देख लेते हैं। दोनों भीड़ में घुलते हुए छोटे छोटे स्टालों के बीच से होते हुए आगे बढ़े। हल्की गूंज में उस बाजार की खुशबू, सूखी जड़ी बूटियों, धूप ग्रह के धुएं और मसालों के मिश्रण की उनके इंद्रियों को जगाती रही। यान ने एक बूथा वाली दुकान पर रुककर कहा, यहाँ की जड़ी बूटियां मशहूर हैं, पर जो मैं चाहता हूँ उसके लिए विशेष घटक चाहिए होंगे जो ऊपर के व्यापारी रखते हैं। शून्यर ने उत्सुकता से पूछा, कौन से घटक? यान ने गंभीरता से जवाब दिया, कुछ दुर्लभ जड़ें और खनिज, वे जो डौची के संकुचन में मदद करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम सही रूप से लें तो गुरुजी की विधि और भी तेज असर करेगी। और इस तरह
बाजार में छोटी छोटी खोजें और पुरानी दुकानों के बीच से गुजरते हुए यान ने न केवल औषधियां ढूंढने की ठानी, बल्कि उन रास्तों पर भी कदम रखा जहां से उसकी नई सड़क शुरू होने वाली थी। एक सड़क जो कठिन प्रशिक्षण, रहस्यों और अंततः शक्ति की ओर ले जाती थी। बाजार की हल्की सरसराहट अचानक थम सी गई। शियाओ यान और शुन्नैर भीड़ में चलते रहे, पर माहौल उन्हें कुछ अजीब सा सुनसान लगने लगा। पर चलते चलते उन्होंने महसूस किया, आज बाजार की भीड़ कम है। यह सामान्य स्थिति नहीं थी। शुन्नैर ने तनकर पूछा, बाजार इतना धीमा क्यों पड़ गया? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। यान ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, पहले जड़ी बूटियां खरीदते हैं, बाद में सोचेंगे। तभी किसी की तेज आवाज गूंजी और भीड़ में एक तिरछी निगाह घुल गई। अरे, क्या यह शियाओ कबीले का वह यान नहीं है जो कबीर प्रतिभाशाली कहा जाता था? जियाली एओ ने ताने भरे स्वर में कहा, सुना है पिछली जांच में भी वो तीसरे स्तर के डूजी चीपर ही निकला था। भीड़ में ठाका हुआ। 3 साल हो गए और वह अभी भी नहीं जान पाया कि उसकी डूची क्यों गायब हुई। लगता है वही अब भी शियाओ कबीले का कचरा ही है। यान के पास से एक और आवाज आई, तिरछी, अपमान से भरपूर, तुमने अपना कारण नहीं खोजा? तुम कितने लाचार हो। पर शुन्नैर ने कड़े स्वर में कहा, तुम उनकी बराबरी तक भी मत गिरो। क्या बात है? जियाली एओ फिर उकसाने लगा, क्या तुम जड़ी बूटियां लेने आए हो ताकि अपनी बीमारी ठीक कर लो? जियाली, बाजार पर जाओ, वहीं अभी अभी एक अल्केमिस्ट आया है। जो दवाएं बनाता है वे शियाओ कबीले की दवाओं से कहीं बेहतर हैं। किसी ने उत्साह से कहा, वो दवाइयां जल्दी बिकती है, चलो देखते हैं। पर भीड़ में एक पुराना कुटिल ताना फिर सुनाई दिया, बाजार तो वो तान सिटी के 3 बड़े खानदानों की ताकत दिखाने की जगह है। तुम्हारी सगाई टूटते ही तुम अपनी पकड़ खोते जा रहे हो। अपने पिता को बता दो कि बाजार पर बने रहने की हिम्मत मत दिखाए, वरना। फिर एक और तिरछा ताना, वैसे भी शियाओ यान, तुम्हें कैसा लग रहा है सगाई टूटने का मजा? पर तुम्हारी औकात ही क्या है? तीसरे स्तर के डूजीची पर बैठे हुए नालान मिस के लिए तुम अपात्र ही हो। भीड़ में कुछ शोर हुआ और फिर अचानक एक साथ उछल पड़ा। यान, तुमने मुझे रोका क्यों? उसने मुझे अपमानित किया, मैं खुद बदला लूंगा। पर यान ने उसे रोका। उसकी आवाज ठंडी पर नियंत्रित थी। युवा लड़के, तुम उस किस्म के नहीं दिखते जो अपमान सह लेता है। बाजार की एक कोलाहल भरी छाया से आवाज निकली, जियालिएओ की तीखी आवाज, जिसमें ताना भी और अभिमान भी था। भीड़ धीरे धीरे उनके चारों ओर एक सर्कल बना रही थी। कुछ लोग चुपचाप मुखर थे, कुछ के होठों पर उदासियां थम गईं। गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे यहीं मत छोड़िए। आगे की हर कड़ी और भी रोमांचक होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि शियाओ यान की अब तक की जर्नी आपको कैसी लगी। आपका साथ ही हमारी ताकत है और इस ताकत से हम मिलकर बैटल थ्रू द हेवंस की पूरी कहानी सुनाएंगे। तो मिलते